एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओफन अपने डैड के साथ अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर उन्हें रिपोर्ट से पता चलता है कि असल में उसकी मॉम को बाइपोलर डिजीज है, जिससे कि उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो ट्रीटमेंट बीजिंग की हॉस्पिटल में ही हो सकता है। जिस वजह से जाओफन और उसके डैड उसकी मॉम को लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं। तभी जाओफन को वहाँ पर जिया भी मिल जाती है, जो कि असल में वहीं पर इंटर्नशिप कर रही थी। अब बाहर आकर जाओफन अपनी मॉम से मिलने के लिए चाहता है, जो कि उस वक्त सो रही थी। तभी डैड उसके पास आकर बताते हैं कि वो मॉम को बीजिंग लेकर जाने में उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन उन्हें बीजिंग जाना है उस दिन उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। इसीलिए वो उसके साथ आने से मना कर देते हैं और साथ ही वो उसे अपना ATM कार्ड भी देते हैं ताकि उसे पैसों की कोई कमी ना हो। उस कार्ड को लेने से जाओफन साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर हेल्प सिर्फ पैसे से ही की जा सकती है। असल में जाओफन यहाँ पर अपने डैड से थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि उसके डैड पहले भी बिजनेस में बिजी रहते थे और आज भी जब उसकी मॉम बीमार है तब भी वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहे हैं। जाओफन अब जब बाहर जाता है तो उसे श्याओ का कॉल आता है, जिसे जाओफन बताता है कि वो अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत वापस से थोड़ी खराब हो गई है। तो श्याओ से उसका और उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए कहती है और बताती है कि वो भी अपने एक राइटर कॉन्टेस्ट के लिए परसों ही बीजिंग जा रही है। जो सुनकर जाओफन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसी दिन वो भी अपनी मॉम को बीजिंग लेकर जाने वाला था, पर वो ये बात उसे इस वक्त नहीं बता पाता, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। जिसके बाद श्याओ कहती है कि अगर जाओफन को कभी भी उसकी याद आए तो वो उसे कॉल कर सकता है। तो जाओफन बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो तो कभी भी फोन रख ही नहीं पाएगी, और ये बात श्याओ को काफी चीजी लगती है। इसके बाद जाओफन अपनी मॉम से मिलता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो उनके आगे के ट्रीटमेंट के लिए कल बीजिंग जा रहे हैं और उसके डैड पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में बेड को बुक कराने के लिए, और ऐसा उसने इसीलिए कहा था ताकि उसकी मॉम की कंडीशन स्टेबल रहे। फिर अगली सुबह जाओफन एयरपोर्ट से शाओ को कॉल करता है और उसे बताने वाला होता है कि वो भी बीजिंग जा रहा है, लेकिन शाओ उसकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है, क्योंकि उसके मॉम डैड जाओफन और काई के लिए वापस से लड़ाई कर रहे थे। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर भी जाओफन की मॉम बार बार सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी कि उसके डैड उनकी केयर करते हैं, इसीलिए वो पहले ही बीजिंग चले गए। लेकिन जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाओफन की मॉम को उसके डैड कहीं पर भी नहीं दिखते, तो वो वापस से पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है और जाओफन अब उन्हें सच बता देता है कि उसके डैड उन्हें वहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम को वहाँ पर मेनियक अटैक आने लग जाता है और उन्हें हॉस्पिटल का स्टाफ आकर संभालता है। इस इंसिडेंट की वजह से जाओफन काफी परेशान हो चुका था। फिर वो अपनी मॉम के लिए कुछ टेस्ट वगैरह रजिस्टर कराने के लिए जाता है, जहाँ पर वो काफी परेशान दिख रहा था। इसके बाद जब वो कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसे श्याओ मिल जाती है, जो कि पहले तो जाओफन को यहाँ पर देखकर शॉक रह जाती है, और जब जाओफन के हाथ में टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जब वो उसका नाम देखती है तो उसे लगता है कि शायद जाओफन किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इस वजह से वो यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि चाहे उसे कुछ भी हुआ हो, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी, उसका ध्यान रखेगी। लेकिन तभी जाओफन उसे बाहर लेकर जाता है और बताता है कि वो यहाँ पर अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया है, क्योंकि उसकी मॉम को मेनिक डिप्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर उसने गलती से अपना नाम लिखवा दिया है। जो सब सुनकर श्याओ उसे यहाँ पर हक कर लेती है और कहती है कि वो भी उसके साथ हॉस्पिटल में ही रहेगी और उसे सपोर्ट भी करेगी। लेकिन जाओफन उसे यहाँ पर रुकने से मना कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम परेशान होती। जिस पर श्याओ बोलती है कि ठीक है, कल मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए आऊंगी। इसके बाद वो वापस से अपने कैंप में चली जाती है, जो कि हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही था। अगले दिन श्याओ जाओफन की मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उनके लिए फ्रूट्स भी लेकर गई थी और वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। फिर जाओफन उसे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है और किसी काम से बाहर चला जाता है। जिसके बाद जाओफन की मॉम को नर्स कुछ मेडिसिन देने के लिए आती है, जहाँ नर्स के जाते ही जाओफन की मॉम उन मेडिसिन को अपने मुंह से निकाल देती है और श्याओ को बोलती है कि अच्छा हुआ जाओफन यहाँ पर नहीं है, वरना मुझे मेडिसिन जबरदस्ती खानी पड़ती, क्योंकि ये काफ़ी कड़वी है, इसीलिए तुम इसे फेंक देना। और क्योंकि श्याओ को मॉम की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए वो भी चुपचाप मेडिसिन अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर जाओफन डॉक्टर से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे अपने जेनेटिक टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि शायद जाओफन की मॉम की डिजीज उसको भी जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकती है। इधर श्याओ जाओफन की मॉम को एप्पल पील करके देती है और वो उसकी मॉम को छिलका देकर विश करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो ऐसा बचपन से करती आ रही है। इसीलिए मॉम उसकी बात मानकर छिलके को हाथ में रखकर विश करती है कि जाओफन के डैड उन्हें कभी भी डिवोर्स ना करे। पर तभी उन्हें फिर से यहाँ पर अटैक आना शुरू हो जाता है और वो श्याओ पर चिल्लाती है, लेकिन उसी वक्त जाओफन भी वहाँ पर आ जाता है और पूरी सिचुएशन संभाल लेता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से दोनों ही काफी डर गए थे। अब श्याओ यहाँ पर जाओफन को शांत रहकर बिना डरे सारे सिचुएशन हैंडल करने के लिए समझाती है और श्याओ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए जाओफन भी उससे सॉरी मांगता है। अब अगले दिन श्याओ आखिर बार जाओफन की मॉम से मिलने के लिए आती है, क्योंकि अब उसका कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका था और वो वापस जा रही थी। तो जाओफन उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आता है और वो श्याओ को कहता है कि वो चाहे तो यहाँ और भी दिन रुक सकती है और जब उसे जाना हो तब वो उसके लिए टिकट बुक कर देगा।
पर शाओ कहती है कि वो दोनों जल्दी ही वापस मिलेंगे। अब यहाँ पर वो जाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस से ज़ाओफान की तरफ भाग कर आती है और उसे हक करते हुए किस कर देती है, जो देखकर ज़ाओफान को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसे स्माइल के साथ जाने देता है। अब जब शाओ अपने घर पहुंचती है तो वो गलती से अपने पेरेंट्स को बोल देती है कि बीजिंग में ज़ाओफान की मॉम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई थी। पर जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि ज़ाओफान की मॉम को क्या हुआ है, तो वो झूठ बोल देती है कि उसकी मॉम को फीवर और कोल्ड हुआ था। फिर शाओ ज़ाओफान से वीडियो कॉल पर बात करती है। ज़ाओफान उससे पूछता है कि उसने यूनिवर्सिटी के लिए बैग पैक किया है या फिर नहीं, जिस पर शाओ बोलती है कि वो तभी यूनिवर्सिटी आएगी जब वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन ज़ाओफान उसे समझाता है कि उसे अकेले यूनिवर्सिटी जाना होगा क्योंकि उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके बाद ज़ाओफान अपने डैड से मिलता है, जहाँ पर उसके डैड उससे शाओ और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर ज़ाओफान उन्हें बताता है कि उसने अपना जेनेटिक टेस्ट करवाया है और अगर उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आई तो वो शाओ से ब्रेकअप कर लेगा। जब उसके डैड उससे इस चीज़ का रीज़न पूछते हैं तो ज़ाओफान बोलता है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लाइफ में कभी मेरी वजह से सफ़र करे। जैसे कि आप कितने टाइम से मॉम को छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे और आपका प्यार भी टाइम के साथ कम होता जा रहा है, जो चीज़ मैं शाओ के साथ होते हुए नहीं देख पाऊंगा। जो सुनकर उसके डैड को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए बैग पैक कर रही होती है। तभी काई उसके घर पर वाटरमेलन लेकर आ जाता है और वो साथ में वाटरमेलन्स खाते हैं, जहाँ उसे खाते खाते दोनों उसके सीड्स एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं। तभी शाओ के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं, तो इस वजह से ये दोनों झगड़ना बंद कर देते हैं और मॉम ये सब देखकर डैड को बोलती है कि इसलिए मैं नहीं चाहती कि काई हमारा सन इन लॉ बने, जिस बात पर डैड भी एग्री करते हैं। फिर अगले दिन काई और शाओ यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं और जब काई शाओ से ज़ाओफान के बारे में पूछता है तो बताती है कि उसे वहाँ पर आने में टाइम लगेगा, जिस पर काई कहता है कि अगर ज़ाओफान यूनिवर्सिटी उसके साथ नहीं आ पाया तो शायद उनका ये लॉन्ग डिस्टेंस उनका ब्रेकअप करवा देगा। जो सुनकर शाओ कहती है कि वो आज ही ज़ाओफान को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर जा रही है क्योंकि वो भी वहाँ पर आ रहा है। पर जब वो ज़ाओफान को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है तो वो उसे देखकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि बिना आसपास देखे रोड क्रॉस करने लग जाती है। तभी अचानक से वो एक टैक्सी से टकराने वाली होती है पर एंड मौके पर बच जाती है, जो देखकर ज़ाओफान काफ़ी घबरा जाता है और उसके पास आकर उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है क्योंकि शाओ इतनी रात को अकेला उसे पिक करने के लिए आई थी। और फिर ये दोनों एक टैक्सी में बैठ जाते हैं, जहाँ पर शाओ उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जब वो ज़ाओफान को पिक करने के लिए आ रही थी तब उसके पैर ट्विस्ट हो गया था और अब वो दुख रहा है। इसलिए जब ज़ाओफान उसका पैर देखने लग जाता है तो वो उसे हक कर देती है और कहती है कि वो उस पर गुस्सा ना करे। अभी दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ से ज़ाओफान उसे हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है। पर ऐसे बीच शाओ को खांसी होने लग जाती है तो ज़ाओफान उसे पानी पिलाता है और यहाँ शाओ उससे पूछती है कि क्या वो उससे अब भी नाराज़ है, जिस पर ज़ाओफान हाँ बोलता है। तो शाओ उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे हक कर लेती है और बोलती है कि उसने अब उस पर एक स्पेल कर दिया है ताकि वो उस पर अब गुस्सा ना करे। जो सुनकर ज़ाओफान हंसने लग जाता है और उसे हक कर लेता है। फिर अगले दिन ज़ाओफान और शाओ प्रोफेसर हू की क्लास में जाते हैं क्योंकि शाओ को कॉन्टेस्ट के लिए अपनी नॉवल जल्दी खत्म करनी थी, इसलिए वो पूरी रात सोई भी नहीं थी, जिससे कि उसे क्लास में नींद आने लग जाती है। तो ज़ाओफान उसे वापस से हॉस्टल जाने के लिए कहता है पर वो नहीं जाती और यहाँ वो अपनी नींद को रोकने के लिए अपनी आंखों में एक ऑयल लगाने वाली थी, लेकिन ज़ाओफान उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस वजह से प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और उसे कहने लग जाते हैं कि उसे क्लास के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड के इतने क्लोज नहीं जाना चाहिए। और तभी वो ऑयल गलती से ज़ाओफान की आंखों में लग जाता है, जिसे शाओ साफ करती है। दूसरी तरफ हम ज़ोलू और शी को देखते हैं, जहाँ पर ज़ोलू शी को डांट रही होती है क्योंकि शी ने उसके सोशल मीडिया पर उन दोनों के फोटोज पोस्ट कर दिए थे। तो शी बोलता है कि वो बस उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसीलिए वो सबको बताना चाहता है कि ज़ोलू उसकी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर ज़ोलू छुपकर स्माइल करने लग जाती है। तभी लिंग भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड फांग उसे टाइम भी नहीं दे पा रहा था। फिर ये लोग साथ में कैफेटेरिया में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाओ और ज़ाओफान भी आ जाते हैं और इन दोनों कपल्स को देखकर बेचारे लिंग को और ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी लिंग इन सभी को मेडिकल स्टूडेंट के हो रहे एक प्रोग्राम के बारे में बताती है, जिसमें जाने का वो सभी लोग डिसाइड करते हैं। अब जब शाओ और ज़ाओफान बाहर आते हैं तो शाओ अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। तभी ज़ाओफान को उसके डैड का कॉल आता है, जिनसे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को अब वापस से लोकल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। जो सुनकर ज़ाओफान अपने डैड को बताता है कि वो जल्दी ही अपनी मॉम से मिलने के लिए आएगा। जो बात शाओ भी सुन लेती है और वो कहती है कि वो भी उसकी मॉम से मिलने के लिए उसके साथ में चलेगी। फिर ये दोनों साथ में आइसक्रीम खाकर एंजॉय करने लग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बस से ज़ाओफान की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं और शाओ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि पिछली बार की मीटिंग उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। पर ज़ाओफान उसे बोलता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है उसकी मॉम से मिलने के लिए और उसे इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शाओ बोलती है कि अरे मैं अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए जा रही हूँ तो भला नर्वस क्यों नहीं होंगी। जो सुनकर ज़ाओफान उसे चिढ़ाने लग जाता है और फिर उसे कंफर्ट भी करता है ताकि वो नर्वस फील ना करे।
इसके बाद शाओ उसकी मॉम से मिलती है और उन्हें कुछ फ्लावर्स भी देती है, जहाँ पर मॉम शाओ से पूछने लग जाती है कि क्या कभी उसे किसी ने फ्लावर दिया है, जिस पर शाओ ना में जवाब देती है। लेकिन तभी उसे काई के बारे में याद आता है और वो बताने ही वाली थी, तो ज़ाओफान जलेस होकर उसे काई के बारे में बताने से रोक देता है। इसीलिए अब मॉम यहाँ पर उसके लाए हुए फ्लावर्स में से उसे एक फ्लावर निकाल कर दे देती है और यहाँ पर शाओ और ज़ाओफान फ्लावर से खूब मस्ती भी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी ज़ाओफान अपना पैर बीच में ले आता है, जिससे कि टकरा कर शाओ वहीं पर सोफे पर गिर जाती है और सारे फ्लावर ज़ाओफान के सर से निकलकर उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं, जो देखकर मॉम यहाँ पर काफ़ी खुश हो रही थी। और ये सब कुछ बाहर खड़े होकर जिया भी सुन लेती है, जो कि ज़ाओफान की जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आ रही थी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी ज़ाओफान की डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जिनके साथ वो अंदर जाती है, जहाँ शाओ ज़ाओफान की डैड से भी मिलती है। इसके बाद जिया ज़ाओफान की डैड के साथ बाहर आ जाती है और यहाँ पर डैड बातों ही बातों में उसे बता देते हैं कि ज़ाओफान बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है और अगर उसकी जेनेटिक रिपोर्ट की रिजल्ट नेगेटिव आई तो वो शाओ से ब्रेकअप कर लेगा, जो सुनकर जिया उन रिपोर्ट्स को अपने साथ ही वहाँ से ले जाती है। अब हम देखते हैं कि शाओ हर दिन अपना बहुत सारा टाइम ज़ाओफान और उसकी मॉम के साथ स्पेंड करती है और वो साथ में अपनी नॉवेल्स भी कंप्लीट कर रही थी, जहाँ पर ज़ाओफान की मॉम शाओ की बहुत ही अच्छी दोस्त भी बन जाती है और शाओ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प भी करती है, जो देखकर ज़ाओफान को भी काफ़ी खुशी मिलती है और वो तीनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब अगले दिन शाओ अपनी नॉवल कंप्लीट करके ज़ाओफान को फ़ोन लगाती है और उसे यूनिवर्सिटी में होने वाले प्रोग्राम में इनवाइट करती है, लेकिन ज़ाओफान उसे ठीक से कोई भी जवाब नहीं देता और फ़ोन कट कर देता है। जहाँ हम उसके हाथ में उसकी जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं, जिसके अंदर रिजल्ट पॉजिटिव लिखा हुआ था, यानी कि जिया ने उसकी रिपोर्ट्स बदल दी थी ताकि वो शाओ से ब्रेकअप कर ले। सीन अब यूनिवर्सिटी का आता है, जहाँ पर शाओ ज़ुलू और शी के साथ ज़ाओफान का वेट कर रही होती है और साथ में लिंग भी फांग का वेट कर रही थी, पर फांग के वहाँ पर ना आने पर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ज़ाओफान शाओ से मिलने के लिए काफ़ी लेट पहुँचता है, जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ुलू और शी भी एक गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर शी को एक कपड़े के अंदर पूरी तरीके से बांध दिया गया था और वो ज़ुलू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे खोलने की, लेकिन उसे ये सब कुछ देखकर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर वो उसे उसकी गर्दन खोलने की रिक्वेस्ट करता है। अब जब ज़ुलू ऐसा कर ही रही थी तभी शी उसे किस कर देता है और कहता है कि वो तो बस नाटक कर रहा था, तो ज़ुलू उसे यहाँ बस देखती रह जाती है। इसके बाद हम ज़ाओफान और शाओ को देखते हैं और वो भी बहुत सारे गेम्स में साथ में खेलते हैं, जहाँ पर ये दोनों ओल्ड एज को भी एक्सपीरियंस करते हैं और ज़ाओफान इमोशनल होकर शाओ को हक कर लेता है। इसके बाद वो एक डेथ गेम खेलने के लिए जाते हैं, जिसमें शाओ ज़ाओफान से पूछती है कि अगर वो मरने वाला हो तो उसके आखिरी वर्ड शाओ के लिए क्या होंगे। पर तभी ज़ाओफान उसे एकदम सीरियस होकर बोलता है कि उन दोनों को शायद ब्रेकअप कर लेना चाहिए, जो सुनकर शाओ तो एकदम से शॉक रह जाती है। अब पहले तो शाओ को लगता है कि ज़ाओफान उससे मजाक कर रहा है और वो उसी प्रॉब्लम के बारे में उससे पूछने लगती है कि अगर कोई भी बात है तो वो उससे शेयर कर सकता है, वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। लेकिन ज़ाओफान उसे रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसका फ़ोन कवर निकाल कर उसे दे देता है, जिसे लेकर शाओ रोते हुए वहीं पर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अब बाहर जाकर उसे रास्ते में काई मिल जाता है, जो कि शाओ को देखकर समझ जाता है कि ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है। फिर शाओ भी उसे बता देती है कि ज़ाओफान ने उससे आज ब्रेकअप कर लिया है और ये सुनकर काई ज़ाओफान को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन शाओ उसे रोक देती है। इसीलिए काई उसे चुप कराकर उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम ज़ाओफान को अकेले बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो अपने बचपन में जाकर बैठा करता था और वहाँ बैठकर वो शाओ के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन शाओ और लिंग अपनी क्लास में होती है और वो रात भर सोई नहीं थी, जिससे कि उसे क्लास में नींद आ रही थी। तभी क्लास खत्म होने के बाद जब उसके फ्रेंड्स उससे ज़ाओफान के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें काफी नॉर्मल होकर बता देती है कि उसने ज़ाओफान से ब्रेकअप कर लिया है, जो सुनकर उसके फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता था कि शाओ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद शाओ स्टूडेंट यूनियन में कुछ काम से जाती है तो उसे पता चलता है कि ज़ाओफान ने स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। फिर जब वो लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ से भी उसे पता चलता है कि ज़ाओफान ने पार्ट टाइम जॉब से रिजाइन कर दिया है और उसने शाओ को एक ईमेल भी किया हुआ था कि वो डिटेक्टिव क्लब का मेंबर भी अब नहीं रह सकता, जो देखकर शाओ को काफी अजीब तो लगता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे उसका मेल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसका मैसेज रीड करने के बाद वो अपने पैकिंग करने लग जाता है। तभी शी वहाँ पर आकर उसे कुछ फ्रूट्स खाने के लिए बोलता है और कहता है कि शाओ ने उसे वो फ्रूट्स दिए हैं, तो ज़ाओफान जल्दी से उन्हें ले लेता है, पर फिर वो थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है और उसी वक्त उनके रूम में काई आता है, जो कि ज़ाओफान को ग्राउंड में लेकर जाता है, जहाँ काई बिना कोई बात कर सीधा उसे पंच मार देता है, तो ज़ाओफान भी उसे पंच करता है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन जब काफ़ी लड़ने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे से जीत नहीं पाते तो आखिर में बैठकर शाओ के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर काई ज़ाओफान से जब पूछता है कि उसने शाओ से ब्रेकअप क्यों किया तो ज़ाओफान उसे कहता है कि अब काई को शाओ का ध्यान रखना पड़ेगा और वो उसे रीज़न नहीं बताता, तो काई भी यहाँ पर मान जाता है
और फिर जाओफान उसे शाओ के बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कि शाओ खाना खाते वक्त बहुत ही केयरलेस रहती है और वो रोड भी देखकर क्रॉस नहीं करती, तो काई को हर जगह उसका ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि वो रखता है। दूसरी तरफ शाओ भी जब रात को लेट लाइब्रेरी में काम कर रही होती है तो उसे जाओफान की याद आने लग जाती है कि कैसे उन दोनों ने लाइब्रेरी में इग्लू बनाया था और रात साथ में बिताई थी। फिर वो जाओफान को याद करते हुए उस बस में भी जाती है जहाँ पर जाओफान ने उसे किस किया था, और ये सब याद करते हुए वो काफी हर्ट फील कर रही थी। इसी बीच उसे ये भी याद आता है कि जाओफान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उससे ब्रेकअप नहीं करेगा और कभी भी उससे अलग नहीं होगा, जो सोचकर वो और ज्यादा रोने लग जाती है और सोचती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अगले दिन जाओफान अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो वहाँ पर भी उसकी मॉम उसे शाओ के बारे में पूछती है क्योंकि शाओ बहुत दिनों से उनसे मिलने के लिए नहीं आ रही थी, और मॉम यहाँ पर उसे ये बोलती है कि अगर वो शाओ को हॉस्पिटल नहीं लेकर आ सकता तो वो अपनी मेडिसिन नहीं लेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं शाओ ने जाओफान से ब्रेकअप तो नहीं कर लिया। और क्योंकि जाओफान यहाँ पर अपनी मॉम की तबीयत खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें समझाता है कि शाओ ने उसे ब्रेकअप नहीं किया है और असल में अपनी क्लासेस और अपनी नॉवेल्स की वजह से बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं आ पा रही है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में कुछ काम कर रही थी, तभी वो किसी को उससे शेल्फ के पीछे छुपता हुआ देखती है, तो उसे लगता है कि शायद वो जाओफान है, जिस वजह से वो उसे आवाज लगाकर उसके पास जाने लगती है। लेकिन वो तो असल में काई था, जिसने कि शाओ के लिए लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया था। यहाँ वो शाओ का मूड सही करने की कोशिश करता है और तभी शाओ को जाओफान मिल जाता है जो कि लाइब्रेरी में मिस हुआंग का कंप्यूटर ठीक कर रहा था। पर शाओ को देखकर जाओफान वो कंप्यूटर काई को ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि काई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए वो कुछ ही टाइम में कंप्यूटर ठीक भी कर देता है। अब जब काई यहाँ पर शाओ की बोतल से पानी झूठा करके पीने लगता है तो शाओ उस पर चिल्लाती है, जो देखकर जाओफान को भी थोड़ी सी जेलसी हो रही थी, पर वो शाओ को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर जाओफान मिस हुआंग के कहने पर काई को प्रीशियस लाइब्रेरी में कुछ काम समझा रहा होता है, तभी वहाँ पर पड़ी प्रिंटिंग मशीन में पेपर्स खत्म हो जाते हैं, जिससे कि शाओ ने लेने के लिए चली जाती है, तो जाओफान और काई भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर जब जाओफान शाओ के हाथ में पेपर्स का भारी बॉक्स देखता है तो वो उसे उठाने में उसकी हेल्प नहीं करता, इसीलिए काई जल्दी से उसके हाथ से वो बॉक्स ले लेता है, जिसके बाद वो शाओ का मूड ठीक करने के लिए उसे पहले की तरह इरिटेट करने लग जाता है। पर शाओ को पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ जाओफान पर ही था, जो कि उसे स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट कर रहा था, इसलिए उसे उस पर काफी गुस्सा आ रहा था और उसकी उंगली में एक छोटी सी लकड़ी घुस जाती है, जिससे कि वो चिल्लाती है, तो जाओफान भागकर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन शाओ जल्दी से अपना हाथ उसे हटा लेती है। तभी काई भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि शाओ को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है और कहता है कि वो उसकी अच्छे से केयर करेगा ताकि कोई उसे ये ना कह सके कि उसने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, और ये बात वो जाओफान को ही सुना रहा था। अब जब काई शाओ के साथ बाहर होता है तभी शाओ को जाओफान की मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि शाओ को हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि उन्हें शाओ के साथ डिनर करना था, और शाओ यहाँ पर उन्हें मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे जाओफान की मॉम की कंडीशन के बारे में पता था, जो देखकर काई उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शाओ शायद जाओफान से ब्रेकअप करना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो ये सब कर रही है, जो सुनकर शाओ उस पर चिल्लाकर कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानता और बिना जाने वो कुछ भी बोल देता है। इस वजह से काई उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और शाओ उसे बाहर ही रुकने के लिए कहती है, जहाँ वो जाओफान की मॉम से मिलती है। शाओ उनके सामने काफी अच्छे से बिहेव करती है और ये दोनों साथ में लंच भी करते हैं, जहाँ पर शाओ ने ये भी बताती है कि जाओफान उसके घर भी आया था और उसने कुकिंग भी की थी, जो सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खाना खाने के बाद वो बचा हुआ खाना स्ट्रे डॉग्स के लिए पैक कर देती है। लेकिन तभी जाओफान भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि शाओ को वहाँ पर देखकर शॉक रह जाता है। मॉम अब यहाँ पर जाओफान को भी लंच करने के लिए कहती है और फिर जो डॉग्स के लिए खाना उन्होंने पैक किया था वही उसे दे देती है। यहाँ पर जाओफान को लग रहा था कि कहीं शाओ ने उसकी मॉम को बता तो नहीं दिया उनके ब्रेकअप के बारे में, लेकिन शाओ उसे इशारों से मना कर देती है। अब जाओफान वहीं पर बैठकर लंच कर रहा होता है और मॉम शाओ को बोलती है कि वो उसे फ्रूट्स खिला दे, जिसके लिए जाओफान मना कर देता है, पर फिर भी जाओफान की मॉम शाओ को कहती है कि अगर वो अपने हाथों से उसे फ्रूट्स खिलाएगी तो वो जरूर खाएगा, इसलिए शाओ उनका मन रखने के लिए जाओफान को अपने हाथों से एप्पल खिलाती है और तभी उसकी उंगली पर लगी हुई चोट से उसे दर्द भी हो रहा था, तो जाओफान की मॉम शाओ को उसका हाथ चेक करने के लिए कहती है। अभी सबके बाद जब शाओ यहाँ से जाने लगती है तो मॉम यहाँ पर शाओ को डिनर पर भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जाओफान मना कर देता है और कहता है कि शाओ बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन मॉम यहाँ पर जिद करने लग जाती है कि शाओ उनके लिए थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकती है, जिसके लिए शाओ तो हाँ बोलने ही वाली थी, लेकिन जाओफान उन्हें सच बता देता है कि शाओ और उसका ब्रेकअप हो चुका है, जो सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और शाओ भी वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। लेकिन शाओ को वहाँ से बाहर जाने का एग्जिट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो बेचारी काफी परेशान होकर काई को कॉल करती है, जो कि उसे रोता हुआ देखकर जल्दी से उसे पिक करने के लिए आता है और जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ता है तो वहाँ पर जाओफान आ जाता है, जो कि शाओ को जाने से रोक देता है, पर असल में वहाँ पर वो सिर्फ उसका बैग देने के लिए आया था, इसीलिए काई वो बैग जाओफान से ले लेता है,
जिसके बाद शाओ लिफ्ट में भी बहुत रोती है क्योंकि उसे जाओफान से अलग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर जब जाओफान अपनी मॉम के पास जाने लगता है तो वो रूम के बाहर से जिया को कहते हुए सुनता है कि शाओ जरूर उनकी मेंटल डिजीज से डर गई होगी, इसीलिए उसने जाओफान से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन उसी वक्त जाओफान अंदर आ जाता है और वो अपनी मॉम को समझाने लगता है कि उसका ब्रेकअप उसके खुद की वजह से हुआ है और इसमें उसकी मॉम की कोई भी गलती नहीं है। पर उसकी मॉम को अब यहाँ पर फिर से पैनिक अटैक आने लग जाता है और वो बार बार उसे उसके डैड को बुलाने के लिए कहती है, जहाँ पर उनकी हालत भी काफी खराब होती जा रही थी। और ये सब देखकर जिया को भी अपनी गलती पर काफी बुरा लगता है, पर वो उस वक्त किसी को भी सच नहीं बताती। इसके बाद हम काई को देखते हैं जो कि शाओ का मूड ठीक करने के लिए उसे कार्टिंग कराने के लिए लेकर जाता है, पर वो जगह 3 दिनों के लिए बंद होती है। इसीलिए अब काई वहाँ के हेड को फोन करके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ी देर के लिए हॉल खोल दे ताकि वो शाओ को वहाँ पर लेकर जा सके, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जो बात शाओ भी दूर से खड़ी होकर सुन लेती है, इसीलिए वो भी उसे अपसेट नहीं करना चाहती थी और उसके साथ कार्टिंग करने के लिए चली जाती है। जिस बीच शाओ उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद करता है, पर वो उसे झूठ बोल देता है क्योंकि वो इस वक्त उन दोनों के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस क्रिएट नहीं करना चाहता था ताकि शाओ और उसकी दोस्ती बनी रहे। दूसरी तरफ डॉक्टर से जाओफान और उसके डैड को पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उन्हें वापस से बीजिंग जाना पड़ेगा, जिससे कि जाओफान डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। अब अगले दिन जब शाओ और काई लाइब्रेरी की सफाई कर रहे होते हैं तो मजाक करने के लिए काई शाओ को वहीं पर लॉक कर देता है जहाँ पर पिछली बार जाओफान ने उसे प्रपोज किया था। और जब शाओ गेट खोलने की कोशिश करती है तो उसे वही सब कुछ याद आ जाता है, जिससे वो काफ़ी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इधर जाओफान अपने सस्पेंशन लेटर को साइन करवाने के लिए यूनिवर्सिटी में आता है और वो आखिरी बार प्रोफेसर हू से भी मिलता है, जहाँ वो प्रोफेसर को अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि उनके ठीक होने के बाद वो वापस जरूर आकर प्रोफेसर हू का असिस्टेंट बनेगा, जिस पर प्रोफेसर भी बोलते हैं कि वो जरूर उसका वेट करेंगे। अब जब जाओफान यहाँ से बाहर आता है तो वो शाओ और काई से क्रॉस भी करता है, पर वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। वहीं जोलू और शी जब साथ में लंच कर रहे होते हैं तभी काई और शाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ अचानक से शी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जाओफान यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर रहा है। जो चीज़ शाओ भी सुन लेती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो अपने फ्रेंड्स के सामने ये सब शो नहीं करती और काई उसका मूड सही करने के लिए उसे आइसक्रीम भी दिलाता है। फिर जब काई अपनी क्लास के लिए चला जाता है तो शाओ वापस से अकेले में जाओफान को याद करने लग जाती है और इधर जाओफान भी शाओ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ बीजिंग के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि जाओफान की मॉम भी थोड़ी थोड़ी रिकवर करने लग जाती है, जहाँ पर जाओफान अपनी मॉम के लिए आइसक्रीम लेने के लिए जाता है, लेकिन वो सारी आइसक्रीम एक ही फ्लेवर की लाया था जो कि शाओ को पसंद थी। इसीलिए उसकी मॉम उसे दूसरी आइसक्रीम लेने के लिए भेजती है, जहाँ उसे सोशल मीडिया से पता चलता है कि शाओ की नॉवल पब्लिश हो चुकी है। और तभी हॉस्पिटल में वो एक छोटी बच्ची से टकराता है जो कि शाओ की तरह एक डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रही थी और उसे देखकर जाओफान स्माइल करने लग जाता है क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल शाओ जैसी थी, जिससे कि जाओफान उसे भी आइसक्रीम ट्रीट देता है और वो उसे डिटेक्टिव नॉवल भी पढ़कर सुनाती है, जिस पर वो लड़की बताती है कि इसके लास्ट चैप्टर में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड 13 साल के लिए उस लड़के को मिस करती है और उसका वेट करती है। जो सुनकर जाओफान को शाओ की याद आ जाती है और वो मन में कहता है कि वो शाओ के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि बुक शॉप के अंदर खड़े होकर अपनी ये बुक को रीड कर रही थी और लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करती है जैसे कि उसकी बुक बहुत ही अच्छी हो ताकि उसकी बुक को कोई खरीद ले। पर तभी वो चुपके से वहाँ पर काई को देखती है जो कि उसकी सारी बुक्स को खरीद रहा होता है, जो देखकर शाओ से रोक देती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर वो बोलता है कि वो तो सिर्फ उसकी बुक्स की सेल को बढ़ाना चाहता था। तो शाओ से ऐसा करने से मना कर देती है और अभी दोनों साथ में बैठकर लोगों को देखने लग जाते हैं कि शाओ की बुक्स को कौन खरीद रहा है या फिर नहीं, जहाँ वो एक साथ लंच भी करते हैं और शाओ काई के साथ काफी मस्ती करते हुए सैंडविच भी खाती है। पर शाओ की एक भी बुक उस दिन सेल नहीं होती। सीन अब जाओफान पर आता है जो कि शाओ को देखने के लिए आया हुआ था और जब वो देखता है कि शाओ काई के साथ काफी खुश है तो उसे भी ये देखकर अच्छा फील होता है कि शाओ मूव ऑन कर चुकी है और वो यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।